बच्चे को हमें क्वेश्चन दे रखा है KBr contains 32.9% potassium by weight. If 6.4 gram of bromine react with 3.6 gram of potassium, calculate moles of potassium which combine with bromine to give KBr. कितने बच्चों को ये लग रहा है सर एक काम करते हैं 3.6/39 कर देते हैं कि जितना तुमने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से यही चीज दिमाग में आती है। 3.6 ग्राम पोटेशियम है तो उसके मोल्स कितने होंगे 3.6/39, उसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, मोल आ गए। हाँ है ना बच्चों? गाइस व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, पहली चीज ये कॉन्सेप्ट तुम आगे पढ़ोगे लेकिन उस वक्त मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है ना गाइस? तो ध्यान से समझो, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। इफ 6.4 ग्राम ऑफ ब्रोमीन is added to 3.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम इज रिएक्टेड विद, की बजाय मैंने स्टेटमेंट क्या चेंज कर दी, इफ 6.4 ग्राम ऑफ ब्रोमीन इज एडेड टू 3.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम, कैलकुलेट मोल्स ऑफ पोटेशियम विच कंबाइन विद ब्रोमीन टू गिव केबीआर। हाँ एग्जैक्टली, मेरे को यही लग रहा था बच्चा ये पूछेगा फर्क क्या है यहाँ पे। फर्क ये है बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना मोल केबीआर रिएक्ट कर गया, और 3.6 ग्राम वो के है जो कि हमने ऐड किया। जरूरी नहीं है जितना तुमने के ऐड किया वो सारा का सारा रिएक्ट करा होगा। अगर सारा रिएक्ट कर गया होगा, जितना तुमने के ऐड करा अगर वो सारा के रिएक्ट कर गया होगा, तुम्हारे मोल्स ऑफ के विल बी 3.6/39। और अगर सारा का सारा के रिएक्ट नहीं करा होगा तो मोल्स तुम्हारे 3.6/39 से कम आएंगे, कि 3.6/39 आर द मोल्स टेकन। द मोल्स रिएक्टेड हैव टू बी इक्वल टू और लेस देन द मोल्स टेकन। जो ऐड करे तुमने मोल्स, उससे या तो मोल्स उतने ही मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे या उससे हो सकता है थोड़े कम रिएक्ट करे। समझ आया नहीं आया गाइस? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई है? बिल्कुल क्लियर है। गुड। तो अब मैंने क्वेश्चन को समझा दिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्लियर है यहां तक? अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको देखो। ऑब्जर्व हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। तुम्हें याद है केबीआर के अंदर हम कह सकते हैं मास ऑफ के टू मास ऑफ बी आर की रेशियो इज फिक्स्ड। हाँ है ना? अगर मास ऑफ के 32.9 है तो मास ऑफ बी आर कितना होगा बच्चों? वो 32.9 था। दिस इज मास ऑफ के टू मास ऑफ बी आर। कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, आइडिया वही है। समझ आया नहीं आया बच्चों? मास ऑफ के टू मास ऑफ बी आर की ये रेशियो होगी नहीं होगी? मास ऑफ के टू मास ऑफ बी आर की ये रेशियो होगी इन द कंपाउंड। अब हमने ब्रोमीन कितना लिया है एक्चुअली, तो उसके साथ के कितना रिएक्ट करेगा? एक्स। नाउ दिस इज द के विच एक्चुअली रिएक्टेड विद ब्रोमीन टू गिव केबीआर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ के which reacted with bromine to give KBr. It might be 3.6, it might be less than 3.6. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अब जो तुम्हारे मोल्स ऑफ के रिएक्टेड होंगे दैट विल बी x/39। दिस विल बी योर आंसर बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? इसका कोई यूज ही नहीं था। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। एक और चीज गाइस, कुछ बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, सर हम तो करेंगे मास बाय टोटल मास। वहां पे जाके थोड़ी इक्वेशन और खराब बन जाएगी। मास कितना था के का? 32.9 बाय टोटल मास 100 ऑफ के बी आर। अब x अपॉन इट विल बी x प्लस 6.4। डोंट टेक 3.6 प्लस 6.4 गाइस, कि 3.6 इज नॉट द मास एक्चुअली के का जो रिएक्ट करा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
केवीआर के अंदर जो k है दैट इज नॉट 3.6, इट इज एक्चुअली x। ये इक्वेशन समझ में आई नहीं आई? मास ऑफ k बाय मास ऑफ केवीआर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था? हर एक को क्लियर हो गया ना? लेकिन आई वुड रिकमेंड कि ऊपर वाला इक्वेशन बनाओ, दैट इज इजियर टू सॉल्व। ओके गाइस, गुड, दैट्स ग्रेट। आगे चले बच्चों, कर लिया नोट हर एक बच्चे ने क्वेश्चन? बच्चे बोल भी नहीं रहे। कर लिया ना नोट? दैट्स गुड। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, जस्ट अ सेकंड बच्चों। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पे हमने छोड़ा था ना, जिन क्वेश्चन थे वहीं से आई विल रिज्यूम। ओके, so just give me 1 second. It was 6, right? Give me 1 second बच्चों। राइट, अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। Here we are. क्वेश्चन गाइस, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमने ऑलरेडी पहले एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कर रखे हैं, ठीक है ना गाइस? तो आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू इट अगेन। 0.25 मोलर हमें NaOH का एक्वा सोल्यूशन गिवन है। NaOH का एक्वा सोल्यूशन गिवन है। डेंसिटी इज 1.26 ग्राम पर ml। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन। बताओ भाई क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन विल बी व्हाट? ये तुमने कर रखा है। मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना तुम्हें आता है। मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना आता है। मोलैरिटी को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे, क्या आएगा गाइस? हाँ, 0.25 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है, ये भी बता रखा है सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है। यू हैव टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, निकालने की कोशिश करो। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज मोल्स ऑफ NaOH कितने थे? बाय टोटल मोल्स प्लस यू नीड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। पहले तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, विच विल बी सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन का मास कितना होगा? गुड, इट विल बी 1000 इंटू 1.26। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। सब्ट्रैक्ट मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? इंटू मोल के मास ऑफ NaOH विच इज 40 अपॉन 18। वेरी नाइस। ना 1000 क्यों करेंगे? ना मोल फ्रैक्शन जी ना, मोल फ्रैक्शन इज मोल्स बाय टोटल मोल्स, खत्म। मोल्स बाय टोटल मोल्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों ये चीज? वेरी गुड, समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों? गुड, आई डेंट एक्सपेक्ट सही पूछा जाए कि बच्चे करेंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज D इन ग्राम पर ml। X% बाय वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूट का। MV इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों तुम्हें नहीं बताइए X% बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? गाइस मुझे बताओ, अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, क्या तुम मोलैलिटी निकाल सकते हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल ही नहीं सकते। मोल्स के लिए तुम्हें चाहिए मास। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे गाइस? तुम्हें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और डेंसिटी सॉल्यूशन का दे रखा है। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन तो आ जाएगा, बट हाउ यू विल फाइंड आउट मास ऑफ या मोल्स ऑफ सॉल्यूट? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
तो ये जो x परसेंट बाय वॉल्यूम है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट. दिस x परसेंट बाय वॉल्यूम इज x परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. या फिर हम कहेंगे x ग्राम सॉल्यूट इन इन 100 ml सॉल्यूशन. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब मोलैलिटी का एक्सप्रेशन दे दो मुझे. हाँ. हाँ. क्या? इंटू 1000. गुड. ये समझ आया नहीं आया? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. आई डोंट थिंक इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत आनी चाहिए. बोलो गाइस. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चों तुम्हें. क्वेश्चन. H2SO4 दे रखा है जिसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर एम एल, 90% बाय वेट है. व्हाट वॉल्यूम ऑफ एसिड has to be used to make 1 liter of 0.2 molar H2SO4. मुझे सिर्फ ये बताओ इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो. क्वेश्चन बढ़ा रही बताओ ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, एक सॉल्यूशन है H2SO4 का. आगे. उस सॉल्यूशन का, उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लें और उसमें पानी डालेंगे फिर कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में 0.2 मोलर कंसंट्रेशन और फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर. मतलब ये डाइल्यूशन का क्वेश्चन है गाइस. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया? हमारे को एक कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है, उसका कितना वॉल्यूम लें और उसमें बाद में हम पानी डाल के वी विल मेक अ न्यू सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर एंड मोलैरिटी 0.2. कैसे करोगे बच्चों इसे? 10x by molecular mass will give molarity of concentrated H2SO4 into V will be equal to 0.2 into 1. जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में है वही तुम्हारे डाइल्यूट सॉल्यूशन में है. M1V1 इक्वल टू M2V2 जो कर रहे हैं. हाँ है ना गाइस? समझिया नहीं समझे गाइस? नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ. 10 into x into d बाय मोलिकुलर मास. ये क्या दे रहा है बेटा? ये दे रहा है मोलैरिटी ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ये पार्ट समझ आ गया? पक्का? अब इसका हमने से वी लीटर लिया. इसका हमने कितना लिया? वी लीटर. तो अब ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है मोल्स ऑफ H2SO4 इन दैट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स मोल्स. हाँ. और यही मोल्स बाद में डाइल्यूशन करने के बाद मोलैरिटी ये हो चुकी है, वॉल्यूम ये हो चुकी है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही रहेंगे क्योंकि डाला तो तुमने पानी है. H2SO4 की अमाउंट तो वही रहेगी. H2SO4 की मोल्स फाइनल में कितने हैं? 0.2 into 1. क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई है? क्लियर है ना? वेरी गुड. आगे चलें. अब आते हैं समथिंग न्यू. एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास. गैस तुम्हें बताया क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5. ये 35.5 कैसे आता है उसको समझो. क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं. एक का मास 35 होता है, एक का एटॉमिक मास 37 होता है. अच्छा एक और चीज बच्चों, हम आइसोटोप की बात करें. आइसोटोप का बेसिक आइडिया तुम्हें पता है?
देखो गाइस, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच डिसाइड द एलिमेंट। प्रोटॉन एक है, तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया। प्रोटॉन दो गए तो हीलियम हो गया। प्रोटॉन तीन हो गए तो लिथियम हो गया। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच डिसाइड्स द एलिमेंट, एंड प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज एटॉमिक मास। मैं कह रहा हूं इन दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैव गॉट टू बी सेम, क्योंकि हम दोनों में क्लोरीन की तो बात कर रहे हैं। एलिमेंट तो सेम रहा क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो एटॉमिक मास जिनका डिफरेंट होता है वो कैसे डिफरेंट होता है, मैं वो बताना चाह रहा हूं। प्रोटॉन्स रिमेन सेम, इट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच आर डिफरेंट इन आइसोटोप्स। Isotopes are atoms of the same element, mean having same number of protons. Isotopes are atoms of the same element, मतलब they have same number of protons. Having different atomic mass. Atomic mass different कैसे हो सकता है अगर प्रोटॉन सेम है? न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होनी चाहिए। एक में न्यूट्रॉन कुछ है, दूसरे में न्यूट्रॉन कुछ और है। समझ आया नहीं आया? So isotopes are atoms of the same element having same atomic number but different mass number. वो मास नंबर डिफरेंट क्यों आ रहा है? बिकॉज दे हैव गॉट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। क्लियर है यहां तक? ये तुमने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब बता दिया है। समझ गए गाइस? गुड। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकल के आता है? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकल के आता है? अगर दो आइसोटोप हैं तो हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास को क्या हम लिख सकते हैं? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बाय टोटल एटम्स लिख सकता हूं मैं। भाई ऐसे मान के चलो, स्टूडेंट्स का एवरेज वेट क्या होता है? सबका वेट बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही तो होता है बच्चों। एवरेज मास ऑफ द स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं? टोटल मास ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वही मैंने एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखा है, टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल गिव द एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है यहां तक? तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस, समझ में आएगा इसको फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, इनकी अबंडेंस इज 75% एंड 25%। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास बच्चों। अबंडेंस का मतलब है अगर तुम 100 एटम उठा रहे हो तो उसमें 75 एटम्स क्लोरीन 35 के हैं और 25 एटम्स क्लोरीन 37 के। 100 एटम का तुमने सैंपल उठाया तो उसमें 75 एटम्स 35 क्लोरीन के हैं, क्लोरीन 35 के हैं, और 25 एटम्स क्लोरीन 37 के। क्लियर है यहां तक? तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकल के आएगा? एवरेज, हम कहेंगे टोटल मास पहले निकालते हैं। क्लोरीन 35 के कितने एटम्स हैं? 75%। एक काम करो, अज्यूम कर लो 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन। अज्यूम कर लो 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो 75 एटम्स क्लोरीन 35 के हैं, 25 एटम्स क्लोरीन 37 के हैं। तो क्लोरीन 35 का टोटल मास कितना आ जाएगा? इतना। क्लोरीन 37 का मास टोटल कितना आ जाएगा? इतना। ये टोटल मास आ चुका है तुम्हारा, क्लोरीन 35 के एटम्स का मास प्लस क्लोरीन 37 के एटम्स का मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कितने थे बच्चों? 100। तुम रियलाइज करोगे 35.5 आ रहा है। समझ गए गाइस? सेकंड पार्ट, फाइंड एटम्स ऑफ क्लोरीन 37 इन 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन में व्हाट आर द एटम्स ऑफ क्लोरीन 37? तुम्हें एक काम करो, पहले निकालो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट कितने होने चाहिए बच्चों? In 71 grams of chlorine, what are the number of chlorine atoms present?
क्लोरीन के एटम्स कितने होंगे 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन में? एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नॉट मोल्स. इट शुड बी 75 1/35.5. ये मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम आ गए इनटू Na. These are the total number of chlorine atoms present. हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? मतलब हमने डिवाइड किससे करा है बच्चों? एवरेज एटॉमिक मास से डिवाइड किया है. क्लियर है यहां तक? ये दे रहा है टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम. और उसमें क्लोरीन 37 की परसेंटेज कितनी थी? 25%. तो इंटू 25/100. दिस इज योर आंसर. दीज आर द टोटल एटम्स ऑफ क्लोरीन. उसमें से क्लोरीन 37 कितना था? इतना था. इट वॉज 25% ऑफ द टोटल एटम्स. समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? हाँ बोलो. हाँ, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए. दीज आर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स. अब हमें पूछा गया है उसमें क्लोरीन 37 कितना है. हमें बताया 100 एटम में क्लोरीन 37 इज 25. अगर तुम 100 एटम ले दो तो उसमें क्लोरीन 37 इज 25. 25% अबंडेंस है ना. तो इतने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्लोरीन 37 कितना होगा? 25/100 ऑफ टोटल. समझ में आया नहीं आया? क्लोरीन 37 के तो निकाल देता. ये मैंने टोटल का निकाला है. टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट विच इंक्लूड 35 एंड 37 बोथ. ठीक है ना बेटा? और इसमें 37 की परसेंटेज 25% थी. ऑल राइट. अनदर क्वेश्चन बच्चों. कॉपर का एटॉमिक मास इज 63.54. कॉपर के दो होते हैं 63 एंड कॉपर 65. फाइंड परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कॉपर 63. कॉपर का एवरेज एटॉमिक मास ही है. कॉपर के दो आइसोटोप हैं 63 65. व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कॉपर 63? बताओ बच्चों कैसे करोगे? वेरी नाइस. अज्यूम 100 एटम्स. उसमें x मान लो कॉपर 63 के. तो x इंटू 63. दिस इज द मास ऑफ कॉपर 63. कॉपर 65 का कितना होगा? टोटल 100 थे. 100 में से हम मान के चल रहे थे x वॉज कॉपर 63. तो 100 माइनस x विल बी कॉपर 65/100. और ये डायरेक्ट परसेंटेज ही दे रहा है. ये डायरेक्ट परसेंटेज ही दे रहा है क्योंकि टोटल 100 मान के चल रहे थे हम. तो ये जो x है दिस इज द परसेंटेज ओनली. इसको हम एक और काम भी कर सकते थे. लेट अस अज्यूम 1 मोल ऑफ कॉपर जिसमें से कॉपर 63 इज x मोल. ओके बेटा. टोटल मोल 1 मान लिए और इसमें कॉपर 63 मान लिया x. ऑब्वियसली बात है x विल बी लेस देन 1. ठीक है ना बच्चों? टोटल 1 है जिसमें कॉपर 63 इज x. अब क्या एक्सप्रेशन बनेगा तुम्हारा? डज दैट सीम करेक्ट? भाई नंबर ऑफ एटम्स के बजाय मोल एटम्स ले लो. फर्क क्या पड़ता है? हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने अभी लिखी है? ठीक है ना गाइस? अभी तक जो हम मास ले रहे थे दिस वाज मास इन AMU एंड दिस वाज नंबर ऑफ एटम्स. अब यहाँ पे हम ले रहे हैं मास इन ग्राम्स और यहाँ पे हम ले रहे हैं मोल एटम्स. फर्क क्या हुआ? कोई भी फर्क नहीं हुआ. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द मास ऑफ कॉपर 63. दिस इज द मास ऑफ कॉपर 65 बाय टोटल मोल एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल एटम्स. टोटल मोल एटम्स कितने थे? 1 मोल कॉपर एटम्स थे. लेकिन ये एक्स आंसर नहीं है बच्चों. आंसर चाहिए थी परसेंटेज. 1 में से x इज योर अमाउंट ऑफ कॉपर 63.
परसेंटेज क्या होता है बच्चों? अमाउंट बाय टोटल अमाउंट इंटू 100, दैट विल बी योर परसेंटेज। अमाउंट बाय टोटल अमाउंट इंटू 100 गिव्स परसेंटेज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? X was the amount of copper 63. X by total amount into 100 will give you the percentage. समझ आया नहीं आया बच्चों? मतलब कहाँ से नहीं समझ आया? बिल्कुल ये वाला, ये एक्सप्रेशन भी नहीं आया क्या? ये ये वाला नहीं आया बेटा। अभी पहले हम मान के चल रहे थे 100 एटम्स, अब हम मान के चल रहे हैं 1 मोल एटम्स। 1 मोल एटम्स में से मैं मान के चल रहा हूं एक्स मोल एटम है कॉपर 63 के, तो जो रिमेनिंग 1 - एक्स है वो हो गया कॉपर 65। क्लियर है यहां तक? अब यहाँ पे हमारा टोटल मास कितना आ जाएगा? कॉपर 63 का कितना आ जाएगा भाई? 63 के एक्स मोल है, व्हाट विल बी द मास? 63 इंटू एक्स, दिस विल बी द मास ऑफ कॉपर 63। मास ऑफ कॉपर 65 क्या हो जाएगा? 1 - एक्स इंटू 65। क्लियर है बेटा? ये मास हो गया कॉपर 63 का, ये मास हो गया कॉपर 65 का, ये हो गया टोटल मास ऑफ कॉपर प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल एटम्स। टोटल मोल एटम्स हमने कितने मान लिए थे? 1 डिवाइडेड बाय 1। ये एवरेज एटॉमिक मास दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा गया था, वी आर नॉट आस्क्ड द फ्रैक्शन अबंडेंस, नहीं पूछा गया था, हमें पूछा गया था परसेंटेज कितना है। अब परसेंटेज क्या होता है? जैसे हम कहते हैं नहीं, मार्क्स आए से 10/15, तो परसेंटेज क्या होता है? 10/15 इंटू 100। वैसे ही हम परसेंटेज निकालेंगे। वी हैड एक्स मोल कॉपर 63 in total 1 mole, so x by 1 into 100, that will give you the percentage of copper 63। समझ आ गया? मतलब ये x by 1 into 100 कैसे आई, समझ गए ना? परसेंटेज, वहां मतलब द मोल्स ऑफ कॉपर 63 बाय टोटल मोल्स इंटू 100। गॉट इट? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोना डू ऑफ दिस टाइप। टू आइसोटोप्स of element with atomic mass Z. Heavier isotope has atomic mass Z plus 2 and lighter one has mass Z minus 1. Then percentage abundance of lighter one is। टोटल को 1 मोल मान लेना, उसके बाद x बाय 1 इंटू 100 से परसेंटेज अबंडेंस निकाल लेना। टोटल 100 मत मानना, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या है बच्चों? Z। हैवियर आइसोटोप का मास क्या है? Z प्लस 2। और लाइटर आइसोटोप का मास क्या है? Z माइनस 1। इक्वेशन में डालो, सॉल्व करो, Z कटेगा गाइस, यू विल गेट अ एक्चुअल आंसर, नॉट इन टर्म्स ऑफ Z, यू विल गेट अ एक्चुअल आंसर। सॉल्व इट, सॉल्व इट गाइस, यू विल गेट अ एक्चुअल आंसर बच्चों। 20, 40, 33, 66 like that, you'll get an actual answer।
क्या आंसर आ रहा है बच्चों? सर वो लास्ट में 2 माइनस 2 नहीं आएगा, माइनस एक्स की। जेड है बेटा, जेड है, टू नहीं है, जेड है। इट इज जेड। दिस इज जेड। जेड। नहीं हाँ अच्छा। जेड। इट इज नॉट टू, इट इज जेड। दिस इज जेड। दिस इज जेड। आया आंसर? 200 अपॉन 3 आता है। गुड। एक्स बाय वन इंटू हंड्रेड इज 200/3, 66%। 66.6%। लाइटर आइसोटोप। अरे निकला नहीं निकला गाइस, क्या कर रहे हो? इक्वेशन सॉल्व करते हुए कितना टाइम लगाओगे बच्चों? ट्राई इट आउट। एक्स बाय वन इंटू हंड्रेड शुड बी 66.6। मैं करूं क्या सॉल्व बच्चों? किसने कहा यस सर? ये इक्वेशन समझ में आ गई? पहले ये बता दो बस। ये इक्वेशन नहीं आई समझ में तो अभी बोलो। आ गई? पक्का? अब क्या करना है बच्चों? एक्स जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस टू माइनस। 200 अपॉन। यही तो कर रहे थे हम। 3x = 2 आ गया, x2/3 आ गया बच्चों। हाँ सर आ गया। क्या कर रहे थे कैलकुलेशन के साथ? तो लास्ट तक आने वाला नहीं रुक गया था। हाँ बेटा, बिल्कुल। यही तो मैंने कहा था कि लास्ट स्टेप पे आ जाना और रुक जाना। समझिए गाइस? चलो। नेगेटिव क्यों आ गया बेटा? कहाँ पे? तुमने x-1 तो नहीं कर दिया था यहाँ पे बाय एनी चांस? बेटा मल्टीप्लाई फिर से करके देखो। ट्राई मल्टीप्लाइंग इट अगेन। हो गया। यही तो बन रहा होगा। हाँ। और फिर उसको दूसरी साइड तो लेके जाओगे। 3x = 2 ही तो बनेगा। 2 - 3x = 0 ना बेटा? तो 3x। अरे रुको 1 सेकेंड बच्चों। डिलीट भी नहीं हो रहा अब, रुक जाओ गाइस 1 सेकेंड। हाँ। गुड बेटा। बच्चों अब आते हैं स्टैइचोमेट्री पार्ट पे। रिएक्शन पार्ट। स्टैइचोमेट्री का मतलब है रिएक्शन पार्ट। समथिंग गुड। मैं रिएक्शन मान के चल रहा हूं, ये रिएक्शन है। ए प्लस बी गिव C+D। ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है? इन्हें बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो बैलेंसिंग के काम आते हैं। ABCDR स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बच्चों। ठीक है गाइस? क्लियर है यहां तक? अब इस रिएक्शन को जो मैंने लिखा है, इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? A moles of A will react with B moles of B to give C moles of C and D moles of D. राइट गाइस? सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, फील अच्छी आएगी।
समझ में आएगा कि इनका एप्लीकेशन कैसे होता है. हाउ मच KCl is formed on heating 12.25 ग्राम ऑफ KCl होती है. बच्चे जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो टफ होती है. कई बार तो तुम्हें रिएक्शन ही नहीं पता होंगी. अब रिएक्शन नहीं पता तो यार स्टक. यू नो एवरी कॉन्सेप्ट, तुम्हें सब कुछ पता होगा, लेकिन यू डोंट नो द रिएक्शन, यू आर स्टक. यू कांट डू एनीथिंग. जैसे KClO3 को हीट करने से KCl बन रहा है, तो साइड में क्या बन रहा होगा? O2 बनना चाहिए. KClO3 gives KCl plus O2. सबसे पहली चीज है स्टोइकियोमेट्री में, सबसे पहला काम होता है बैलेंसिंग. आई होप तुम्हें बैलेंसिंग आती है. हिट एंड ट्रायल करना. या फिर एक काम करो, तुम देखो K और Cl तो बैलेंस ही है. ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 3. लेफ्ट साइड में. राइट साइड में कितने हैं? 2. इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं. हाँ मैं हाँ मैं बता रहा हूँ, मतलब आइडिया इसका ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं. भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया काम. या फिर एक काम करो, अब तुम कर चुके हो तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 बच जाएगा. ठीक है ना गाइस? अच्छा लगता? ये लॉन्ग वे था. ओके. अब देखो बच्चों, हमें पूछा गया है KCl के कितने मोल बने, कितना मास बना, लेट अस से मास पूछा गया है. अब सुनते आना बच्चों ना, सुनते आओ. सब कुछ मोल से जाता है गाइस. एवरीथिंग गोज थ्रू मोल्स. KClO3 का मास दे रखा है, तो मोल्स कितने होंगे? हाँ है ना बच्चों? ये क्या है? मोल्स ऑफ KClO3. अब अब जो चीज हम मैंने तुम्हें यूनिटरी मेथड समझाया था ना, अब हम उसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे विदाउट एक्चुअली राइटिंग इट डाउन. भाई 2 KClO3 से KCl कितने बनते हैं? 2. तो इतने मोल KClO3 से कितने मोल KCl बनेंगे? 2 से 2 बनते हैं, तो इससे कितने बनेंगे? एक बनेगा ना सर? हाँ. बिजली 2/2 कर दूं मैं, समझाने के लिए. यूनिटी मेथड अगर लगा ही रहे तो 2 KClO3 से 2 KCl बनते हैं, तो इतने मोल KClO3 से इतने ही मोल KCl बनेगा. तो ये मोल्स ऑफ KCl आ गए. अब ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है? मोल्स ऑफ KCl. ग्राम्स ऑफ KCl निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दूं मॉलिक्यूलर मास से गाइस. बेटा क्या कर रहे हो? ये मोल्स ऑफ KClO3 थे, ये मोल्स ऑफ KClO3 थे, ये मोल्स ऑफ KCl है, ये ग्राम्स ऑफ KCl है. समझ में आया नहीं आया बच्चों? The first part was moles of KClO3. This is moles of KCl, and these are grams of KCl formed by the decomposition of KClO3. क्लियर है? ये आंसर है हमारा. ये हमारा क्वेश्चन का क्या है? आंसर. गॉट इट? अब मैं पूछ रहा हूं, what is the volume of O2 evolved at STP by decomposition of same mass of KClO3. O2 की कितनी वॉल्यूम इवॉल्व होगी? हम कहेंगे पहले मोल्स ऑफ KClO3 निकालो, कितने थे. अब देखो, अगर इतना मोल KClO3 तो मोल्स ऑफ O2 कितने बनेंगे गाइस? इंटू 3/2. ये कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? 2 से 3 बनता है, तो इतने से कितना बनेगा गाइस? इंटू 3/2. ज्यादा कंफ्यूजन हो तो ऐसे समझो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, और जिसकी जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे डिवाइड कर दो. गॉट इट और नॉट गाइस? ये क्या है बच्चों? मोल्स ऑफ O2 इवॉल्व. अब डू यू रिमेंबर और नॉट, मोल्स का एक फॉर्मूला होता था, वॉल्यूम एट STP बाय 22.4. याद है नहीं याद है बच्चों?
These are moles of O2 evolved. It can be written as volume of O2 evolved at STP by 22.4. 22.4 है 22.7 हाँ 22.7 बेटा वो 22.4 होता है, नॉर्मली 22.4 ही होता है। हमें एसटीपी 22.7 बोला है। कुछ नहीं कर सकते गाइस, यहां से समझ गए, क्लियर होगी ये चीज। अच्छा एक चीज और, मैं इसको डायरेक्ट भी तो कर सकता था, एक काम और कर देता मैं, ये तो समझ गए, मैं इसको डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूँ इंटू 22.4 moles of O2 evolved into 22.4 will give us volume of O2 evolved at STP। ये समझ में आ रहा है ना, ये इंटू 22.4 कहां से आ रहा है, क्योंकि दिस एक्सप्रेशन वॉज इसके बराबर, हाँ है ना। मतलब जब भी मोल्स दे रखे हैं और वॉल्यूम पूछा गया एसटीपी पे, यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 22.4 बच्चों। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। आगे चलें गाइस, आगे चलते हैं। अब बिफोर वी गो एनी फर्दर, देयर आर सम इंपॉर्टेंट आयंस यू शुड नो। इंपॉर्टेंट आयंस, ऑक्जेलेट, ये ऑक्जेलिक एसिड से ही आ रहा है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता था? H2C2O4, ये है C2O4 2 माइनस, एच बार फेंक दिए इसके। ऑक्जेलिक एसिड के अगर एच बार फेंक दोगे तो क्या बनेगा? ऑक्जिलेट आयन, नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट इज NO3 माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस। ठीक है बच्चों। थायोसल्फेट, S2O3 2 माइनस, टेट्राथायोनेट S4O6 2 माइनस, परमैंगनेट MnO4 माइनस, इसके ऊपर क्या लिखा है वो आपने डेटा में लिखा है? टेट्राथायोनेट, थायो THIONATE, डाइक्रोमेट, क्लोरेट। कुछ है, बाकी तुम करोगे जैसे तुम पढ़ते आओगे, ये चीजें आती आएंगी। ठीक है ना गाइस? परमैंगनेट, अब आते हैं सम, हाँ बेटा, सम रिएक्शन दैट यू गॉट टू नो, सम रिएक्शन दैट यू गॉट टू नो। Na2CO3 को हीट करने पे कुछ नहीं होता, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, it doesn't decompose any further, no reaction. NaHCO3 does break down, it gives what? Good, that's great. Na2SO4, again on heating no reaction. CaCO3 को हीट करते हैं तो क्या बनता है? गुड। CaHCO3 ट्वाइस लूंगा तो HCO3 ट्वाइस में एक और चीज H2O ऐड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बच्चों? बैलेंसिंग जरूर कर लेना। नाउ रिमेंबर, मैंने तो अभी बताया था ना, सल्फेट्स डोंट डिकम्पोज, है ना बच्चों? सल्फेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तुमको भी सर ये क्या है? आर स्टेबल। एल्कलाइन अर्थ मेटल में आ गए तुम्हारे मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम, इसके जो सल्फेट्स होते हैं दे आर स्टेबल।
No reaction. No reaction, guys. Now some important reactions that you have got to know. More important reactions, let us say. क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रखे हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जेई में। एक तो हमने KClO3 देख लिया, इसको हीट करने पे क्या बनता है? KCl+O2। NaNO3 को हीट करते हो तो क्या बनता है? NaNO2+O2। ओके बेटा। हाँ, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट अभी याद है, अभी हमने किया था। हाँ बेटा, ये तो तुम्हें याद ही होगा, 10th में पढ़ा है। गुड। Mg+O2। MgO। Mg प्लस नाइट्रोजन। Mg3N2। कैल्शियम shows similar reaction. Okay, guys. PbNO3 twice। इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? ये भी तुम्हें याद होगा एनसीईआरटी में। गुड, दैट इज व्हाट यू गेट। Na2C2O4। हाँ बेटा, ये नोट करते हो आप। Na2C2O4 बेटा। हाँ बेटा, अभी नहीं याद करोगे तो बाद में याद करोगे, करना जरूर पड़ेगा, बेटर यही अभी कर लो। ठीक है बच्चों, वी आर डन। ओके बेटा, नोट इट डाउन गाइस। कहाँ है? हाँ भी करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बच्चा एक बार नोट कर रहा है, कर लिया नोट बेटा? हो गया नोट गाइस? हाँ बेटा। करें क्वेश्चंस? हाँ बोलो। अभी दिख जाएगा बेटा, दिख गया? हाँ बेटा। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आते हैं तो हमारे मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम, दे आर स्टेबल। स्टेबल मतलब हीट करने पे दे डोंट डिकम्पोज। ठीक है बेटा, कर लिया नोट हर एक ने? क्वेश्चन लिखो इतने।
हमें कहा गया है ऑक्सीजन ओए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। हाँ बच्चों, क्वेश्चन कर लिया नोट? यस सर। गुड। हमें कहा गया, हमने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, Al2O3 बन रहा है। हमें कहा गया है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड वाज इतना वॉल्यूम एट इतना प्रेशर एंड इतना टेम्परेचर। ठीक है ना गाइस? O2 की जो वॉल्यूम लगी फॉर द रिएक्शन, वो इतनी वॉल्यूम लगी इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे। व्हाट आर द ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड? ठीक है ना बच्चों? अब गाइस देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन हमें वॉल्यूम एसटीपी पे दे रखी होती तो हमारे लिए आसान था, क्योंकि एसटीपी तुमने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि तुम्हें एसटीपी पे तो पता है कि वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकालते हैं। एसटीपी के बिना तुम्हें नहीं पता कि वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकाले। क्लियर है गाइस? और ये हमें नॉन एसटीपी कंडीशन दे रखी है। क्लियर है यहां तक? दिस इज नॉट एसटीपी कंडीशन, so from volume you cannot find out moles directly using the relation 22.4। क्लियर है यहां तक? गुड। अगर ये एसटीपी पे होता तो हम क्या करते? इफ वॉल्यूम एट एसटीपी वाज गिवन, तो क्या करते? तो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करते। एल्यूमिनियम का मास पूछा गया है गाइस। सबसे पहले वो बैलेंस करो इक्वेशन को। ऑलराइट, हैव इट योर वे बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। 4 3 2। ठीक है ना गाइस? मैं दूसरी तरीके बैलेंस कर रहा था, अब समझ गए? यही होता है। हाँ हाँ, मैंने तो सीधा एल्यूमिनियम को बैलेंस किया और यहाँ पे 3/2 कर दिया। अच्छा, नहीं आदत डाल लो, करोगे कुछ दिनों में, कर रहे होगे। एनीवे गाइस, यहाँ तक समझ गए? अब हमें ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम पूछे गए हैं। लेट द ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम बी एक्स। तो एक्स ग्राम एल्यूमिनियम है तो मोल्स कितने होंगे बच्चों? दीज आर द मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड। अब इसके लिए कितना मोल्स O2 लगेगा? ये तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम निकल के आए हैं, उसके लिए मोल्स ऑफ O2 कितना चाहिए? हाँ है ना भाई, 4 के लिए 3 चाहिए होता है, तो इतने के लिए कितना चाहिएगा? इंटू 3/4 इंटू 22.4। दिस वुड बी द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट एसटीपी। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट एसटीपी। लेकिन एक चीज का और ध्यान देना बच्चों, ये जो वॉल्यूम है ये किस में आ रही है? लीटर में। ये नहीं करोगे गाइस? दिस वॉज वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट एसटीपी इन लीटर। इन ml कितना चाहिएगा? इंटू 1000। एंड दिस इज गिवन टू अस एज 30 गाइस। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को अगर हमें ये वॉल्यूम एसटीपी पे दे रखी होती? हाँ है ना? कोई डाउट? या फिर अगर बच्चों को इस 1000 में कंफ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज डू इट लाइक दिस। भाई ये जो वॉल्यूम थी ये लीटर में थी, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम हमने किस में उठा ली? लीटर में। वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर ले लिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कितने बच्चों को कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? गुड। अब यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग दे रखे हैं और वॉल्यूम दे रखा है। तो गाइस इसमें एक फॉर्मूला होता है, आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है जिससे मोल्स निकाले जाते हैं। देयर इज अ फॉर्मूला यू विल लर्न इन स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर या गैसियस स्टेट में। यू विल लर्न अ फॉर्मूला जिसमें PVT से हम क्या निकालते हैं? मोल्स निकालते हैं। ठीक है ना गाइस? उस फॉर्मूले को हम तभी पढ़ेंगे जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तो मैं मान के चल रहा हूं इस वॉल्यूम इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे लेट अस अज्यूम मोल्स कितने थे? n मोल्स। ये n एक वेरिएबल नहीं है, ये एक n ऐसी क्वांटिटी है जो तुम निकाल सकते हो यूजिंग वॉल्यूम प्रेशर एंड
temperature and is something that is given to you in a way, not directly it is given. तुम n कैसे निकालोगे? यूजिंग वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर गाइस. तो हमारे क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा? अगर हमने यहां पे इन चीजों को यूज करके मोल्स निकाल लिए तो वी विल डायरेक्टली गेट अवर एक्सप्रेशन एज x/27 इंटू 3/4 इज इक्वल टू n. जो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर बस ये करना है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये n कैसे निकालोगे इन तीनों से? दैट इज समथिंग यू विल स्टडी इन अ न्यू चैप्टर, अ डिफरेंट चैप्टर. क्लियर है यहां तक? समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा, बाय द वे गाइस, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Al2O3 विल बी प्रोड्यूस्ड? सेकंड पार्ट मैंने ले लिया, ग्राम. और मैं मान के चल रहा हूं मैंने एल्यूमिनियम का मास नहीं निकाला है. मैं मान के चल रहा हूं मास ऑफ एल्यूमिनियम मैंने नहीं निकाला है. मास ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड नहीं निकाला है, एक्स मैंने नहीं निकाला है. ठीक है ना गाइस? मतलब तुम्हें ऑक्सीजन से निकालना पड़ेगा क्या? Al2O3. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अभी हमने O2 से निकाला एल्यूमिनियम कितना चाहिए. अब हम O2 से ही निकालेंगे Al2O3 कितना बनेगा. O2 से ही हम क्या निकालेंगे? Al2O3 कितना बनेगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम कहेंगे अगर n मोल्स O2 थे, अगर हमारे पास दीज वर द मोल्स ऑफ O2 प्रेजेंट, इससे हमने मोल्स ऑफ O2 कितने निकाले थे? n निकाले थे नहीं निकाले थे बच्चों? हाँ है ना? तो अगर हमारे पास n मोल्स O2 है तो उसके लिए उससे Al2O3 कितना बनेगा? और इनटू मोल के मास ऑफ Al2O3. दिस विल गिव अस द ग्राम्स ऑफ Al2O3 प्रोड्यूसर और नॉट. समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज योर आंसर इन दैट केस. ये n कैसे निकलेगा वो मैंने तुम्हें नहीं बताया है, लेकिन मैंने ये बता दिया अगर तुम n निकाल लेते हो तो उससे दिस विल गिव यू मोल्स ऑफ Al2O3, दिस विल गिव यू मास ऑफ Al2O3 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम n मोल्स ऑफ O2. बेटा 3 से 2 बनते हैं ना, तो इतने मोल O2 से कितने मोल Al2O3 बनेगा? इंटू 2/3 इंटू 2/3. हाँ है ना? समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस. जितनी भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं दे आर रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना गाइस? तो यू हैव टू बी प्रिपेयर टू सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ सिमिलर पैटर्न. इसके 12 ग्राम दे रखे हैं. इसको हमने रिएक्ट करा डाइल्यूट HCl से. इसको डाइल्यूट HCl से जब रिएक्ट करा तो 2.24 ग्राम ऑफ CO2 वाज प्रोड्यूस्ड. फाइंड composition of mixture. क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दो सब्सटेंसेस थे, उसके 12 ग्राम थे, मिक्सचर के 12 ग्राम थे. उसको हमने डाइल्यूट HCl में डाला, इतना ग्राम CO2 इवॉल्व हुआ. व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर? कौन सा मिक्सचर? NaCl और Na2CO3 का मिक्सचर. सबसे पहला काम यू नीड टू नो कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा, या क्या दोनों रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा. ये नहीं पता, यू आर स्टक. अब मैं तुम्हें बता दूं HCl इज एसिड, और तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड दे आर बेसिक. हाँ है ना बच्चों? NaCl is neutral, it will not react with HCl. NaCl will not react with HCl. Na2CO3 या कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड, ये तीनों में से कोई भी हो मेटल के, दे रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो दे विल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, मे बी समथिंग एल्स टू। जय कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट CO2 भी देंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। समझे या नहीं समझे गाइस? तो रिएक्शन देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। गुड, इट विल गिव यू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस भी करना पड़ेगा। बैलेंस हो गया गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब देखो, हमने लिया 12 ग्राम मिक्सचर का है। इस 12 का यूज बिल्कुल एंड में होगा गाइस, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। ये तो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के काम आएगा, परसेंटेज निकालने के काम आएगा, डिनोमिनेटर में काम आएगा, ये डिवाइड करने में काम आएगा। हम करते हैं ना मास बाय टोटल मास इंटू 100, ये टोटल मास है, ये परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के काम आएगा। नहीं तो इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें इंडिविजुअल मासेस नहीं पता। तुम्हें तो इंडिविजुअल मास चाहिए। 12 ग्राम मिक्सचर का क्या करोगे तुम? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन में। लेट अस स्टार्ट विद Na2CO3 का मास बीइंग x ग्राम। मान के चलो Na2CO3 का मास कितना है? x ग्राम बच्चों। अब एक्सप्रेशन देखो क्या बनेगा। तुम्हें देखा है x ग्राम Na2CO3 से CO2 कितना बन रहा है बच्चों? 2.24 ग्राम। एक्सप्रेशन देखते आओ। पहले मोल्स ऑफ Na2CO3 निकालो, कितने होंगे? इससे CO2 के कितने मोल बनेंगे? इससे CO2 के कितने मोल बनेंगे? इंटू 1/1, है ना बच्चों? क्योंकि एक से एक बनता है तो इसमें से इतने ही मोल CO2 बनेगा। ग्राम्स ऑफ CO2 के लिए क्या करोगे? दिस इज गिवन टू अस एज 2.24। हो गया नहीं हो गया गाइस क्वेश्चन? ग्राम्स ऑफ Na2CO3 आ जाएंगे यहां से, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे बच्चों? अब ग्राम्स ऑफ Na2CO3 आ गए। परसेंटेज ऑफ Na2CO3 बाय द वे कितना होगा? वेरी गुड, इट विल बी x/12 × 100। अब परसेंटेज ऑफ NaCl, या तो तुम बड़ी मेहनत करो, कैसे करो? 12 - x/12 × 100 कर दो, या फिर सीधा इसमें से मतलब 100 में से ये सब ऐड कर दो। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट और नॉट? गुड। एक क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन में एक और चीज करते हैं। फाइंड आउट ग्राम्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड। और मान के चलो तुम्हारा x निकाला नहीं है तुमने, मान के चलो ग्राम्स ऑफ HCl निकालने हैं रिक्वायर्ड, और तुमने Na2CO3 के कितने ग्राम्स है ये नहीं निकाले, x नहीं निकाला है। x इज समथिंग यू डोंट नो, हाउ विल यू फाइंड आउट? Find grams of HCl required so that CO2 produces 2.24 grams. Find grams of HCl required so that grams of CO2 produces 2.24 grams. मैं तुम्हें क्वेश्चन को इस फॉर्म में बोल रहा हूं जिस तरीके से तुम आंसर निकाल सको। करके देखो। हाँ बच्चों, ये एक्सप्रेशन बना है। गुड, ग्रेट, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लेगा है। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो बहुत दर्दनाक है, सुनते आना।
FeO एंड Fe3O4 को हीट करा इन एयर टू कांस्टेंट वेट। कांस्टेंट वेट मतलब हमने जो भी हीट कर दिया, रिएक्शन खत्म हो चुकी है, अब उसका वेट कांस्टेंट हो चुका है। देखा गया इट गेन्स 5% ऑफ इट्स वेट। फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर। सबसे पहली प्रॉब्लम तुम्हें आएगी रिएक्शन में। भाई FeO प्लस O2 क्या देगा? Fe2O3। तुम्हें नहीं पता, मैं इसीलिए बता रहा हूं। और Fe3O4 प्लस O2 क्या देगा? अगेन Fe2O3। अब बैलेंस करने के लिए क्या करोगे बच्चों? गाइस प्लीज अब आदत डाल लो, दो Fe है, यहां पे भी दो कर दो। ओके, सुनते आओ गाइस। दो कर दिया, Fe बैलेंस हो चुका है। अब यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? तीन। यहां पे कितने हैं? दो। P/2। यहां पे आयरन कितना है? दो। इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे आयरन तीन है, इसको दो से कर दो। यहां पे ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं? यहां पे कितने हो चुके हैं? 9। मतलब यहां से तुम्हें एक ऑक्सीजन चाहिए, एक ओ चाहिए। हाँ, समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ऊपर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ऑक्सीजन है। ओ, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाफ आएगा, माय मिस्टेक। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक गाइस? समझ गए? गुड। ओके। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? अच्छा, हाँ कोई कुछ किसी ने कुछ पूछा? क्या ऊपर वाला? बैलेंस कैसे करना है? बेटा ध्यान से देखो, पहले आयरन बैलेंस करेंगे। यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो चाहिए आयरन, तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा पहले कह रहे थे, ओ ग्रेट। ठीक है ना, हो गया बच्चों? ठीक है ना गाइस, ये हो गया बैलेंस। ऑलराइट। हाँ, क्या हो गया? इस क्वेश्चन को करके कर लें या नहीं? हिम्मत नहीं है? बताओ। अच्छा 1 सेकेंड। ऑलराइट। हाँ, तो बच्चों हमें कहा गया है FeO और Fe3O4 को हमने हीट करा एंड इट गेन्स 5% ऑफ इट्स वेट। पहली चीज हमने रिएक्शन लिख लिया है, FeO और Fe3O4 दोनों ही ऑक्सीजन क्या क्या देते हैं? Fe2O3। क्लियर है यहां तक? हमें कहा गया है दे गेन 5% ऑफ वेट, मतलब अगर 100 ग्राम हमने लिया था तो फाइनल वेट क्या हो चुका है? 105। मतलब अगर ये 100 था तो ये कितना हो चुका है? दिस इज 105। लेट इसके मास भी x और इसका आ गया 100 - x। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं गाइस? अब एक्सप्रेशन देखते आना, सुनते आना बच्चों। x बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeO। और ये जो x है डायरेक्ट परसेंटेज देगा गाइस, क्योंकि अज्यूम करके चल रहे हैं हम 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। टोटल मिक्सचर अगर 100 है तो उसमें FeO x है और Fe3O4 100 - x है। तो ये x डायरेक्टली परसेंटेज ही देगा, बिकॉज यू आर अज्यूमिंग 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। ये क्या दे रहा है बच्चों? ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल्स ऑफ Fe2O3 फॉर्म। दो से एक बनता है, तो इससे कितना बनेगा? इंटू 1/2। हाँ है ना बच्चों? गुड। ये मोल्स ऑफ Fe2O3 बने फ्रॉम फ्रॉम FeO। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल्स ऑफ Fe3O4।
ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल ऑफ Fe2O3 फॉर्म फ्रॉम Fe3O4। ये टोटल क्या दे रहा है? टोटल मोल ऑफ Fe2O3 फॉर्म, moles of Fe2O3 formed from FeO, moles of Fe2O3 formed from Fe3O4. This is giving us total moles of Fe2O3 formed. Does that seem correct? बताओ बच्चों, समझे या नहीं समझे गाइस? This is giving us mass of Fe2O3 formed and it is 105. लेकिन ये एक्सप्रेशन थोड़ा अच्छा सा नहीं है, इसे एक बेटर भी बना सकते थे। अगर ये 105 है तो डू यू रियलाइज ये पक्का 5 ग्राम रहा होगा। तो एक इक्वेशन तो ये भी बन सकती थी। देखते आना बच्चों, इससे मोल्स ऑफ O2 कितने बनेंगे? गुड, 1/4। इससे मोल्स ऑफ O2 कितने बनेंगे बोला था क्या मैंने? लगेंगे कितने मोल्स ऑफ O2 लगेंगे इसके लिए? कितने लगेंगे गाइस? अगेन 1/4 गाइस। हाँ है ना बच्चों? ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? These were moles of O2 required for FeO. These were moles of O2 required for Fe3O4. हाँ है ना बच्चों? समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर होगी ये चीज? दिस 5 ग्राम्स, 100 में हमारा इनिशियल था, 105 फाइनल है। इसका मतलब ऑक्सीजन कितना ऐड हुआ होगा? 5 ग्राम। समझे या नहीं समझे गाइस? किसी को कोई डाउट? गुड। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। क्वेश्चन, हमें कहा गया है ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से। ट्रीटेड विद dilute H2SO4 gives 328 ml of dry H2 at 27 degrees Celsius and 760 mm pressure. Find weight percent of copper. हमने देखा है ब्रास जो हमने लिया था, ब्रास वॉज 6 ग्राम। हमने 6 ग्राम लिया, उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करा, उससे हमारा ड्राई H2 बना, इतना वॉल्यूम एट इतना प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके बच्चों, एक तरीके से तुम्हें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दे रखे हैं, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नहीं करवाया था जिसमें तुम्हें वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर दे रखा था। हाँ है ना? और हम मान के चल रहे थे लेट देयर बी n मोल्स ऑफ O2 उसमें। ऐसे ही यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट देयर बी n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिएक्शन। वो n ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें पता नहीं है, वो तुम निकाल सकते हो। यूजिंग द इंफॉर्मेशन वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर यू कैन फाइंड आउट मोल्स। मतलब एक तरीके से तुम्हें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दे रखे हैं प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। पूछा गया है व्हाट इज द वेट परसेंट ऑफ कॉपर इन द मिक्सचर बच्चों। सबसे पहले रिएक्शन सोचनी पड़ेगी, रिएक्शन क्या होगी बताओ? जिंक क्या करेगा रिएक्शन H2SO4 के साथ? इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा ना गाइस, ZnSO4 plus H2। एंड व्हाट अबाउट कॉपर बच्चों? ये तुमने जल्दी कर दिया, किसने कहा था रिएक्ट नहीं करेगा? इट विल नॉट रिएक्ट गाइस।
कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, नो रिएक्शन। तो जो भी हाइड्रोजन बन रहा है वो किससे बन रहा है? जिंक से। लेट देयर बी एक्स ग्राम ऑफ जिंक, एक्स बाय एटॉमिक मास ऑफ जिंक। ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल्स ऑफ जिंक। इससे हाइड्रोजन कितना बनेगा बच्चों? 1/1 बेटा। दीज आर द मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। और मैं मान के चल रहा हूं वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर से, ये प्रेशर हो गया और ये टेम्परेचर हो गया, इससे हम निकाल चुके हैं लेट देयर बी n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। यहां से मास ऑफ जिंक आ जाएगा, हाँ है ना बच्चों? मास ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा? 6 - x बाय टोटल मास इंटू 100 विल गिव परसेंटेज ऑफ कॉपर। हाँ बेटा बोलो। एटॉमिक मास ऑफ जिंक बेटा, मोल्स ऑफ जिंक बेसिकली। हमें पूछा गया था परसेंटेज ऑफ कॉपर, दैट इज मास ऑफ कॉपर बाय टोटल मास इंटू 100। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? एवरी किड इज क्लियर? गुड। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। weight of Fe converted to oxide by action of 18 gram of steam. रिएक्शन है Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। सबसे पहले बैलेंस करोगे, ये बैलेंस कर दिया, ये ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, ये हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? हमें आ गया कितना आयरन ले विच विल बी ऑक्सीडाइज बाय 18 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम क्या रहा होगा बच्चों? H2O। तो वेट ऑफ आयरन पूछा गया, लेट द मास ऑफ आयरन बी एक्स। ये क्या दे रहा है? मोल्स ऑफ आयरन। उसके लिए मोल्स ऑफ वाटर कितने चाहिए? स्टीम कितना चाहिए? 4/3। गुड। इनटू दिस, दीज आर द ग्राम्स ऑफ H2O रिक्वायर्ड। और हमें कितने दे रखे हैं? 18 बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। अभी तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाँ है ना? अब एक नई टर्म आ रही है, रेजिड्यू। फाइंड द रेजिड्यू ऑन हीटिंग 2.76 ग्राम ऑफ Ag2CO3। Residue is the solid substance produced in the reaction। हाँ, रेजिड्यू। तो बच्चों अब रिएक्शन क्या होगी Ag2CO3 की? यू माइट नॉट बी नोइंग दैट, मैं बता देता हूं। इट गिव्स Ag प्लस CO2 प्लस O2। बैलेंस कर लो गाइस, ये मैंने बैलेंस कर दिया, मैंने अपनी तरफ से बैलेंस किया, तुम अपने हिसाब से कर लो। आई नीड द एक्सप्रेशन गाइस। व्हाट इज द मास ऑफ रेजिड्यू generated on heating 2.76 gram of Ag2CO3? I need the expression guys। करो, डू इट बच्चा। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो बेटा? क्या खुल गया? ओ ग्रेट, तो सॉरी बच्चा। हाँ, रेजिड्यू क्या होगा तुम सोच के बताओ गाइस? एज इज द रेजिड्यू ओवर हियर। एज इज द रेजिड्यू ओवर हियर बच्चों। x upon Ag into 2/1 into m
Ag2CO3 equals to 2.7. गलत कर दिया बेटा। 1/2 अच्छा वन सेकंड, तुमने क्या किया है, एक्स x upon a मतलब atomic mass of Ag into 2 into 1 2 upon 1 into m into m Ag2CO3 equals to 2.76. ये किया है। हाँ 2.1 गलत है। हाँ बेटा, 1/2 तुम एजी से Ag2CO3 का निकालो, Ag2CO3 से एजी पे जाओ ना, कन्वीनियंट रहेगा। X upon mass of Ag2CO3 into 2/1. हाँ, यहाँ पे एक्स की जरूरत नहीं पड़ी, Ag2CO3 से एजी का मास पूछा गया है। हम कहेंगे Ag2CO3 के मोल्स कितने थे। यहाँ पे तुम्हें एक्स की जरूरत ही नहीं। इससे एजी के कितने मोल्स बनेंगे। दिस इज द मास ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू एजी है, रेजिड्यू एजी है। क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ आया नहीं आया बच्चों। मोल्स ऑफ Ag2CO3, मोल्स ऑफ एजी, मास ऑफ एजी, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था गाइस। मोल्स ऑफ Ag2CO3, मोल्स ऑफ एजी, मास ऑफ एजी, एंड मास ऑफ एजी इज एक्चुअली द रेजिड्यू प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस। तो मैंने जो किया वो फर्स्ट इक्वेशन से ही निकल गया। हाँ नॉर्मल हमारा निकल गया, यही तो एक्स है, हमें एक्स ही तो पूछा गया था। मतलब एक तरीके दिस इज एक्स। तो सर जो मेरा तरीका है वो तुमने क्या किया, तुमने करा ये एक्स बाय एटॉमिक मास ऑफ एजी, these are moles of Ag, it will be 2.76 by molecular mass of Ag2CO3 into 2/1। तुमने कुछ इस टाइप से किया है, समथिंग ऑफ दिस काइंड, एंड दिस इज करेक्ट टू, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, ये समझ में आया नहीं आया ये बच्चे ने क्या किया है। दिस इज मोल्स ऑफ Ag प्रोड्यूस्ड एंड दैट इज एक्स बाय एटॉमिक मास ऑफ Ag के बराबर। समझ में आया नहीं आया। तुमने क्या किया है, मेरे ख्याल से यही एक्सप्रेशन लिखा है, मैंने बस उस साइड में लिख दिया उसे, मैं समझ गया। ये समझ में आया नहीं आया बच्चों, कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है जो मैंने अभी लिखी है। ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को क्लियर है, हर एक को क्लियर है। वेरी गुड, दैट्स गुड। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमें देखा है 5 ग्राम ऑफ K2SO4 was dissolved in 250 ml solution। अब इस सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम यूज करी जाए। वॉल्यूम ऑफ दिस solution used so that 1.2 gram BSO4 is precipitated from BaCl। ये पूछा गया है गाइस, ध्यान से देखो। हमने 5 ग्राम K2SO4 को डिसॉल्व किया 250 ml सॉल्यूशन में। अब इस 250 ml सॉल्यूशन की हम कितनी वॉल्यूम यूज करें so that 1.2 gram of BSO4 is precipitated from BaCl2। पहली चीज, इसका मतलब K2SO4 को हमने BaCl2 के साथ रिएक्ट करा टू गिव BSO4 प्लस KCl। इसके हमें ग्राम दे रखे हैं 1.2 ग्राम। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये कहना चाह रहा है कि हमने K2SO4 लिया 5 ग्राम इन 250 ml। अब हमने मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने उसका एक V वॉल्यूम लिया, मतलब 250 ml का V वॉल्यूम
सैंपल लिया, उस 250 ml का हमने क्या लिया, वी वॉल्यूम का सैंपल लिया बच्चों, जिसमें ऑब्वियस सी बात है 5 ग्राम से कम K2SO4 प्रेजेंट होगा। कि 5 ग्राम इज प्रेजेंट इन 250 ml, इसका मतलब उसके एक सैंपल में जिसकी वॉल्यूम कम है उसके अंदर 5 ग्राम से लेस K2SO4 प्रेजेंट होगा, और उस K2SO4 को हमने रिएक्ट करा BaCl2 से, जिससे BaSO4 कितना बना बच्चों, 1.2 ग्राम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज? क्लियर है? तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1.2 ग्राम BaSO4 के लिए कितना वॉल्यूम ले हम ऑफ K2SO4 सॉल्यूशन, so that the BaSO4 formed is 1.2 grams. क्लियर है यहां तक? तो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। गाइस देखते आओ, पहले लेट अस फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलैरिटी हो जाएगा 5 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2SO4 बाय 250 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वी नीड इट टू बी इन लीटर्स। ये क्या है बच्चों, दिस इज मोलैरिटी ऑफ K2SO4 सॉल्यूशन। अब जब तुम सैंपल ले रहे हो तो उसमें भी मोलैरिटी सेम है, लेकिन वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम 250 से हमने क्या लिया है, कम वॉल्यूम उठाई है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मान के चलो तुमने वॉल्यूम कितनी उठाई, 20 लीटर उठाई। लेट अस अज्यूम तुमने वॉल्यूम कितनी उठाई, 20 लीटर। ओके, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस वॉज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन का हमने 20 लीटर सैंपल उठाया, तो उसमें मोल्स कितने होंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम गिव्स मोल्स ऑफ solute guys, and solute is what, solute is your K2SO4। समझे या नहीं समझे बच्चों? I'll repeat, this was the molarity of solution K2SO4 solution, उसका हमने 20 लीटर सॉल्यूशन उठाया, so this is going to give us moles of K2SO4 in this sample। अब एक K2SO4 से एक BaSO4 बनता है, तो इंटू 1/1, this will give us moles of BaSO4 formed into molecular mass of BaSO4 will give you grams of BaSO4 formed, which is given to us as 1.2 बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिस वाज मोलैरिटी ऑफ K2SO4 सॉल्यूशन, जो कि सैंपल में भी वही मोलैरिटी होगी, लेकिन वॉल्यूम हमने 250 के बजाय कुछ और ले ली। लेट दैट वॉल्यूम बी V लीटर। So this is giving you moles of K2SO4. This is giving moles of BaSO4. This is giving grams of BaSO4, which is equal to 1.2, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है that 1.2 ग्राम BaSO4 is formed बच्चों। तो अब समझ आया इस क्वेश्चन को कैसे करना है? Is this question clear to everybody now? That's good.